नमस्कार, उमंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमसे बातचीत करने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित है तेजस्वी लोहमी जी। लोहमी जी, स्वागत है आपका। आप पहले हमें बताइए कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? धन्यवाद। मेरा नाम तेजस्वी लोहमी है और मैं शिमला हिमाचल प्रदेश को बिलोंग करता हूँ जी। मेरी सारी शिक्षा भी शिमला और शिमला के आसपास ही हुई है जी। मैंने स्कूलिंग भी शिमला से करी और इवेंचुअली मैंने कॉलेज शिमला के आसपास ही किया जी। और उसके बाद मैंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई करी है। जी। मैं एजुकेशनल फ्रंट में अगर देखा जाए तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स करी है। जी। जी। दर्शकों, लोहमी जी एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त एक म्यूजिशियन है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन से हम क्या समझे हैं? मैम, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक तरीके से हवा पकड़ रहा है। इससे इंडिपेंडेंट से जो एक मीनिंग है, स्वतंत्र जिसको बोलते हैं, उसे कहते हैं जो आप आत्मनिर्भर हो एक तरीके से। आत्मनिर्भर आज की डेट में म्यूजिशियंस होते जा रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं? वो ये है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही ईजीली अवेलेबल है मार्केट में, बजट में अवेलेबल है और उससे इंडिपेंडेंट म्यूजिशियंस का बहुत ग्रोथ हो रहा है। इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन कंसेप्ट का मतलब ये है कि जो सारे म्यूजिक का टेक केयर खुद करता है, इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी एल्स। तो जैसे कि मैं रिकॉर्डिंग, मार्केटिंग, सारी चीज़ों का जो है वो खुद ही संभालता हूँ और ये सब कुछ खुद ही प्रोड्यूस करता हूँ। उसे इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन कहते हैं। जी। तेजस्वी जी, जैसे शुरुआत आपकी हुई होगी बचपन में, तो आपको शौक था गाने का भी और कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करने का, या सिर्फ आपको लगता था कि नहीं मुझे कुछ प्ले करना है म्यूज़िक? जी, मेरे साथ ऐसा रहा कि बहुत ही बचपन से जो मेरी सबसे अर्लीस्ट जो मुझे यादें हैं वो सब म्यूज़िक से रिलेटेड ही हैं, क्योंकि सौभाग्य से मुझे एक फैमिली और ऐसा माहौल मिला जहाँ पे म्यूज़िक को सपोर्ट किया जाता था और स्पेशली मेरे फादर एक जो इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहे हैं बहुत बड़े, बेसिकली बिकॉज मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। वो खुद भी एक म्यूजिशियन है और उनसे मैंने सब कुछ सीखा। तो जो मुझे बचपन की सबसे पहली याद है कि मेरे पास बहुत सारा एक्सेस था इंस्ट्रूमेंट्स का, स्पेसिफिकली गिटार्स, हारमोनियम्स, तबलास, इन सब चीज़ों का एक्सेस मेरे पास घर में था और रेडिली अवेलेबल थे इंस्ट्रूमेंट्स। प्लस एक और एडेड एडवांटेज जो मेरे पास थी वो था कि मेरे पास बहुत सारे वेरिड फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक का एक्सेस था, इन फॉर्म्स ऑफ रिकॉर्ड्स, इन फॉर्म्स ऑफ कैसेट्स, रेंजिंग फ्रॉम सिंपल बॉलीवुड म्यूजिक टू क्लासिकल म्यूजिक टू वेस्टर्न म्यूजिक। वो सब मेरे पास एक्सेस था। तो एक रुचि मेरी बचपन से बनती गई इस चीज़ में और धीरे धीरे मैं इसमें इंटरेस्ट लेता गया। मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखे, धीरे धीरे करके मैंने और इंस्ट्रूमेंट सीखे और एक मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के फॉर्म में मैं आगे बढ़ता गया और वहीं से ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई। तो बचपन से मैं कहूँगा कि मुझे बहुत मौका मिला, खासकर सपोर्ट मिली फैमिली की, जिसके कारण मैं म्यूज़िक को परस्यू कर पाया। जी, जैसा आपने बताया कि ये सभी साधन आपके पास थे, म्यूज़िक, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास थे, सब कुछ था, और फिर भी ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि बहुत ईजी नहीं है, एक बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो किस एज से आपकी शुरुआत हुई? मैम, एक चीज़ जो मुझे लगता है मतलब बताने लायक है इसमें, वो ये है कि सुनना भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है म्यूजिशियन बनने का। तो जो भी म्यूजिशियन बनेगा या जो भी म्यूज़िक को परस्यू करेगा लॉन्ग टर्म में, उससे पहले एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सुनने से ही सारा का सारा मेरा सफ़र शुरू हुआ। तो मैं अच्छे म्यूज़िक को सुन पाया सही समय पे, जिससे कि मेरा एक जिसको बोल सकते हैं माइंड में एक ऐसी डेवलपमेंट हुई कि जब मैंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को उठाया तो मैं इजीली उनको कैच कर पाया। हालांकि सीखने में और उनको पॉलिश करने में समय उतना ही लगता है जितना हर किसी को लगेगा, लेकिन एक एडवांटेज ज़रूर रहती है अगर सुनने के एंगल से आपको ज़्यादा म्यूज़िक मिले, ज़्यादा वैरायटी मिले और खासकर आप एक ओपन माइंडेड अगर आप अप्रोच लेते हैं, आप अपने आप को सीमित नहीं करते किसी स्पेसिफिक म्यूज़िक टाइप की तरफ, तो आपको बहुत फ़ायदा होता है और ये आपको आसानी पैदा करता है समझने के लिए। तो कह सकते हैं जैसे मैं परकशंस या जिसे बोलते हैं ड्रम्स इतना नहीं बजाता, लेकिन मैं सुन के और उनको प्रोग्राम करके और बजा के अपना जितनी ज़रूरत होती है उसको पूरा कर पाता हूँ। जी लोहमी जी, ऐसा है कि म्यूज़िक हम सब सुनते हैं, गाने भी हम सब सुनते हैं, पर गाना हमें ज़्यादा इजी होता है ना, और बहुत कम लोग होते हैं जो सोचेंगे कि हाँ ये म्यूज़िक कैसे हो रहा है पीछे प्ले, ये भी करना था हमने। तो ये हमको स्पेसिफिकली बताइए कि इंस्ट्रूमेंट्स में आपका किस तरह से ध्यान गया? जी, इसका बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे, और जो आपने बोला मैं उसी को एक तरीके से मेरे को ये चीज़ खुद ऐसा फील हुआ कि जैसे आप बोल सकते हैं जब मैंने कुछ म्यूजिशियंस को परफॉर्म करते देखा और कुछ म्यूजिशियंस को मैंने टेलीविज़न पे देखा, कुछ रिकॉर्ड्स देखे, तो मुझे एक चीज़ जो समझ आई वो था कि
अगर आप अकेले किसी इंस्ट्रूमेंट की तरफ अप्रोच करते हैं तो आपको जी। एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए रहता है। जी जैसे अगर आप एक गिटारिस्ट हैं, जी राइट, और अगर आप एक बेसिक लेवल पे भी गिटार बजाना चाहते हैं तो आपको उसके साथ एक कंपनी चाहिए पड़ेगा। या तो आपको कोई सिंगर चाहिए पड़ेगा, जी या आपको कोई परकशन चाहिए पड़ेगा, या आपको जी। कोई बेस इंस्ट्रूमेंट चाहिए पड़ेगा। जी। और ये ऑलमोस्ट सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। जी। अगर आप कोई क्लासिकल फॉर्म्स भी देखते हैं तो वो भी साथ में तबला या हारमोनियम कुछ टाइप का सपोर्ट लेते हैं। बहुत ही मिनिमल चीज़ें करने वाले लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, बहुत ही जी। कम लोग होते हैं इस लेवल तक एक्सपीरियंस हासिल कर पाते हैं कि सिंगल इंस्ट्रूमेंट से प्रेजेंटेशन कर पाएँ। बिल्कुल। तो मेरे को ये ज़रूरत महसूस हुई कि जब मैं कुछ गाऊँ या मैं कुछ बजाऊँ तो उसके साथ में जो भी ज़रूरत है उस चीज़ को भी मैं पूरा कर पाऊँ। और इस तरीके से मैंने सबसे पहले गिटार उठाया जी ताकि मैं एक बेसिक लेवल का रिदम और उसके ऊपर एक सोलो बजा सकूं, ताकि जी। एक प्रेजेंटेबल म्यूज़िक बन सके जो कि 2 लेयर्स में आता है। और फिर ऐसे ही लेयरिंग के बारे में सोचता मैं और चीज़ सीखता गया। जी कुछ मेरा सफ़र ऐसा रहा, कुछ जिसको बोलते हैं अलग अलग तरीके के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जी कुछ एक यूनिक पर्सनैलिटी से मिल पाया मैं लाइफ में, कुछ फैमिली का सपोर्ट रहा जिससे कि मुझे एक्सेस हुआ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का। और फिर मैं समझता गया कि पूरे स्फीयर में ये कहाँ कहाँ पे फिट होते जी। हैं, और धीरे धीरे मैं इनको फिट करता गया, वन बाय वन मैं इनको ऐड करता गया जी। और इनको सीखता गया। ठीक है, तो क्यों नहीं लोमी जी, पहले हम शुरुआत करें। आपने गिटार का नाम ले ही जी, लिया है, जी। आप कुछ हमें हमारे दर्शकों को प्ले करके सुनाइए। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो जी। मैं एक गिटार लेके आया हूँ, एक साथ में मेरे पास एक लूपर है। जी तो जो कॉन्सेप्ट मैं अभी प्रेजेंट करने वाला हूँ वो बेसिकली वही है जो मैं भी आपको बता रहा था। जी इसमें मैं एक लेयर रिकॉर्ड करूँगा और उसके ऊपर मैं बजाऊँगा। ठीक। सो
बहुत खूब, बहुत खूब। किसी और ही दुनिया में म्यूज़िक एकदम से ट्रांसफ़र कर देता है, बहुत खूब। ये तो था गिटार, आपने इतना अच्छा प्ले किया और हमारे दर्शक भी ज़रूर मंत्रमुग्ध हो गए होंगे। धन्यवाद। और लोमी जी, आप हमें बता रहे थे ये इंस्ट्रूमेंट मैंने पहली बार देखा है, तो इसके बारे में आप हमें बताइए डिटेल में। जी मैम, मैं अपने साथ 2 इंस्ट्रूमेंट्स लेके आया हूँ जी। जो कि रिलेटिवली यूनिक है मेरे हिसाब से। एक तो इंस्ट्रूमेंट ये है, इसे डिजिडो बोलते हैं जी। ये एक बहुत ही प्रिमिटिव इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम इसको बोल सकें, क्योंकि ये बहुत एशियन टाइम से यूज़ हो रहा है। जी। स्पेसिफिकली इसका ओरिजिन इंडिया से नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का इंस्ट्रूमेंट है। जी। और अगर आपने सुना हो तो एबोरिजिनल जो ट्राइबल लोग होते हैं वहाँ के, जी, जी, वो लोग इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं। इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री जिस पे मैं हल्का सा रोशनी डालेंगे। आपका ध्यान लाना चाहूँगा। जी। ये यूकलिप्टस के ट्रीज से इसकी शुरुआत हुई है। ओके। तो अब तो ये बैम्बू वर्जन है, बिकॉज रेडिली अवेलेबल नहीं होती वो चीज़ जो नेचुरली मिलती है हमारे को। आज की डेट में मॉडर्न डिजिडूज आ गए हैं जो कि किसी भी फॉर्म से बन जाते हैं। लोग फाइबर से भी बनाते हैं इसको, पीवीसी पाइप से बनाते हैं, लेकिन वुड जो है वो एक अच्छा साउंड देता है। और ओरिजिनली जो इसका कंसेप्ट आया था, तो जिस समय पे ये डिजिडू की शुरुआत हुई है उस समय पे कोई भी टाइप का इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं था जो कि कार्व करके हॉलो कर सके वुड को। जी। तो सबसे यूनिक बात जो इसके बारे में है कि वो लोग ट्रीज ढूंढते थे ऐसे ऐसे पेड़ यूकलिप्टस के जो कि अंदर से हॉलो हों। जी। और वो हॉलो कैसे होते थे अंदर से कि जो यूकलिप्टस का पेड़ होता है उसमें टॉक्सिन होता है एक, जी, जहर होता है एक, जो कि कीड़ों को उससे खाने से बचाता है। जी। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है ना, तो जी। उसके अंदर से जो उसकी बाक है वो सूखती रहती है। जी, जो जी, उसका तना है जी। वो सूखता रहता है अंदर से, और वो सारी जान बाहर को जाती रहती है। ओके। तो जो जहर है वो अंदर अंदर से खत्म होना शुरू हो जाता है। जी। तो अंदर से उसे दीमक जो है खोखला कर देते हैं। जी। तो जो ट्राइबल लोग थे वो खोखला पेड़ ढूंढते थे, उसे काटते थे, और फिर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कोई और मटेरियल यूज़ करने के जो बी वैक्स होता है, नेचुरल बी वैक्स, वो लगा के इसको बजाते थे। और ये तब का इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली, काफ़ी पुराना इंस्ट्रूमेंट है। और अब ये आज की डेट में आपको पूरी दुनिया में अवेलेबल होता है इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज लोग इसे बजाते हैं। और बेसिकली आप देख सकते हैं पूरा हॉलो है जी, राइट। इस पर कोई भी एक एक्सटर्नल चीज़ नहीं है। तो ये बेसिकली कनेक्शन है, प्योर कनेक्शन जो भी म्यूजिशियन है उसका इंस्ट्रूमेंट के साथ। जी। और जो सारी साउंड आप इससे सुनेंगे वो बेसिकली मैं प्रोड्यूस करूँगा अपने मुंह से, लेकिन ये उसको एम्पलीफाई करेगा। और तो मैं आपको इसको सुनाना चाहूँगा एक बार। क्या बात है लूमी जी, इसके लिए तो स्टेमिना भी बहुत चाहिए आदमी में, है ना? हाँ, इसको बजाने के लिए इससे साउंड निकालना बहुत आसान है जी। जैसे अगर आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं जी। लेकिन इसको लगातार बजाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए एक टेक्निक सीखनी पड़ती है, उसे साइक्लिक ब्रीदिंग बोलते हैं। ओके। तो बेसिकली इसको बजाते बजाते
सांस भी लेना होता है जी। और इसका जो लय है वो टूटना नहीं चाहिए। भी नहीं चाहिए। और ये लंग्स के लिए भी मुझे लगता है बहुत फायदेमंद। हाँ, इसमें एक रिसर्च हुई है, स्नोरिंग में बहुत हेल्प करता है। ओके, खराटे मारने के लिए, हाँ, मतलब उनको ये रिलीफ देता है जी। अगर लॉन्ग टर्म पे डिजिटल बजाया जाए। क्या और वैसे भी ये काफ़ी मेडिटेटिव क्वालिटी है। तो जैसे मैंने बताया था कि मुझे ट्रैवल में और ट्रैकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ जी। तो मैं इस इंस्ट्रूमेंट को लेके बहुत ट्रैवल करता जी। हूँ और लाइव म्यूजिक करने की कोशिश करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। मूल रचना जिसको बोलते हैं, ओरिजिनल म्यूजिक। जी। तो मैंने देखा कि लोग बहुत एसोसिएट कर पाते हैं इससे, जी, बिकॉज ऑफ द मेडिटेटिव क्वालिटी। बहुत यूनिक सा एक है जी ना? जी जी मैम जी। और ये जो मेरे को थर्ड आपका इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ये भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है जी। और ये भी मैं पहली बार ही देख रही हूँ, तो आप प्लीज़ दर्शकों को भी बताइए कि है क्या चीज़ ये भी एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट है। पिछले कुछ सालों में ये पॉपुलर होना शुरू हुआ। जी। इसका एक बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं इसके। बेसिकली स्टील ड्रम का फॉर्म है, इसको स्टील टंग ड्रम बोलते हैं स्पेसिफिकली। स्टील ड्रम। और इसकी और फॉर्म्स भी आते हैं। ये थोड़ा जिसको बोलते हैं एक बजट में आप इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन इससे एक सेम साउंड निकालने के लिए जो इसका एक एक्सपेंसिव वर्जन आता है जिसकी बहुत हाई क्वालिटी आवाज़ होती है जी। उसको आप हैंग ड्रम बोलते हैं। आजकल वो बहुत पॉपुलर है, लोग म्यूजिक में उसको इंक्लूड भी कर रहे हैं, लेकिन वो सबकी रीच में नहीं होता। बट यू कैन प्रोड्यूस द सेम साउंड, बिल्कुल सेम आवाज़ से निकाल सकते हैं जी। और इसकी साउंड बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। तो मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाना चाहूँगा एक बार। जी। बहुत ही पेनिट्रेटिंग, सूदिंग, एक हटके म्यूजिक। क्या बात है, क्या बात है। तो तेजस्वी जी, आपने क्या कोई विधिवत शिक्षा भी ग्रहण की है इन इंस्ट्रूमेंट्स की? नहीं मैम, मैंने कोई इसकी विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं करी है। जो भी मैंने सीखा है वो ईयर ट्रेनिंग से ही सीखा है। सुन सुन के मुझे इंटरेस्ट बनता गया। क्या बात। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने बहुत वैरायटी ऑफ म्यूज़िक सुना है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको बोलते हैं इंग्लिश क्लासिकल से लेके इंडियन क्लासिकल। और मैं बहुत पैशनेटली सुनता भी था एक टाइम तक। तो ऑलमोस्ट मैं 24 घंटे म्यूजिक सुनता। जिस समय मैं सोता था उस समय मैं म्यूजिक सिस्टम ऑन करके सोता था। तो सुबह जब मैं उठा तो गाने चल रहे थे। तो मुझे लगता है मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने अब्जॉर्ब किया वो सब कुछ और मैं वो सीखता गया। तो मुझे एक फॉर्मल ट्रेनिंग जरूरत नहीं पड़ी, जिसका मुझे एक एडवांटेज भी है आज की डेट में। क्योंकि फॉर्मल ट्रेनिंग में मुझे ऐसा फील हुआ कि सबका माइंड जो है, जैसा कि हम बोलते हैं कि सारे जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के लिए नहीं बने होते हैं। बिल्कुल। तो हम सबको एक ही सिलेबस में डालने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो मुझे भी ऐसा फील होता है कि मेरा माइंड जब मैं ग्रो कर रहा था इस टाइप का था कि मैं एक फॉर्मल ट्रेनिंग शायद एक्सेप्ट ना कर पाता और फिर मैं वो ना कर पाता जो मैं आज क्रिएट में कर रहा हूँ जी, स्वायत्त तौर पे, जिसको बोलते हैं हाँ जी ओरिजिनल म्यूजिक बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। कितना मुश्किल रहा ये आपको सफ़र? क्योंकि कभी ना कभी तो आदमी सोचता है ना कि कहीं से मैं सीखूं या कहीं पड़ जाती है कई बार की चीज़ की हाँ अब किससे पूछ, फिर कैसे चला गुजारा? इसमें बहुत लेवल्स पे प्रॉब्लम आती है म्यूज़िक में, जो मैंने देखा। और मैंने अपने जो फेलो म्यूजिशियंस हैं उनको भी इस चीज़ में एक्सपीरियंस किया है देखते देखते। तो एक तो होता है कि आपको सही टाइम पे सही चीज़ों का इंट्रैक्शन होना, सही लोग मिलना, वो बहुत ज़रूरी है। तो किस्मत इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अगर आप फॉर्चुनेट होंगे तभी आप
आपको एक्सेस होगा इन चीज़ों का। अदरवाइज बहुत टैलेंटेड लोग हैं जिनको अपना एक्सप्रेशन करने का मौका नहीं मिलता या फिर उनके पास टूल्स नहीं होते वो। सेकंड लेवल पे जो प्रॉब्लम आती है मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हों, उसके बावजूद भी जो एक म्यूज़िक को सेटअप करने के लिए आज की डेट में एक्यूमेंट चाहिए, जो चीज़ें चाहिए वो आपको खुद ही सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि आप किसी पे रिलाई नहीं कर सकते आप उस चीज़ के लिए। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको राइट फिट देखना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा क्या आता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इसमें फाइनेंसिस का आता है, बिकॉज ये बहुत ही एक्सपेंसिव सिचुएशन बन जाती है एक पॉइंट के बाद। एक पॉइंट के बाद इंस्ट्रूमेंट्स की भी कॉस्ट, उनकी अपकीपिंग की कॉस्ट, स्टूडियोज़ की कॉस्ट, ये सब जोड़ के एक स्ट्रगल बन जाता है। सो एक एडवांटेज है आज की डेट में इस चीज़ की, जो मैं कहना चाहूँगा कि एक डीकपल हो गया है इंडस्ट्री पूरी तरीके से। जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी, एक रिदम रिकॉर्ड करके मैंने एक लूपर पे डाला, तो स्टूडियो जो ज़रूरत थी म्यूजिशियंस की वो कम होती जा रही है, क्योंकि घर पे आप बहुत ही कॉम्पैक्ट इक्विपमेंट खरीद के, जो कि बजट में आपको मिल जाएगा, इफ नॉट इक्विवेलेंट, आप उससे कुछ अच्छे लेवल का आप एक प्रोड्यूस कर सकते हो। और एक मेरा मानना है कि अगर आपका टैलेंट है तो आप साउंड मैटर नहीं करती, आपकी कॉम्पोजिशन मैटर करती है, आप कहीं के कहीं पहुंच सकते हो। तो वो सब चीज़ें का फ़ायदा हुआ है कि स्टूडियो बहुत कंप्रेस हो गए हैं, तो मैं घर पे सेटअप कर पा रहा हूँ। और मैं देखता हूँ और लोग भी कर रहे हैं, मेरे जानने वाले खुद ही अपना बिल्ड कर रहे हैं वो सब कुछ। और प्रसार के माध्यम में भी बहुत फ़ायदा हुआ है। पहले टेलीविजन और मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज ही एक साधन था म्यूजिशियंस के पास। आज की डेट में वो सब चेंज हो चुका है। आप देख रहे हैं जैसे अखबारों की रीडरशिप भी कम हुई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। एक सिटीजन जर्नलिज्म नाम की टर्म आपने सुनी होगी, क्योंकि एवरीबडी इज अ जर्नलिस्ट नाउ, कोई भी अब वीडियो रिकॉर्ड करके जर्नलिज्म का काम कर सकता है। सिमिलरली फॉर दिस, आप अपना म्यूजिक प्रेजेंट कर सकते हो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में और आपको प्रसार करने का माध्यम मिलता है। ये सब चीज़ों का फायदा आज की डेट में देखने को मिल रहा है। क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी आपको हेल्प तो कर रही है, पर कुछ इसकी दिक्कतें भी हैं। अगर मैं करूँ बात की, पहले था कि हाँ हम इस फील्ड में भी बहुत पैसा कमा सकते थे, क्योंकि अब इंडिविजुअल भी हो रहा है, थोड़ा मुश्किल भी हो, हर चीज़ का मेरिट एंड डिमेरिट है। आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल सही कहा, इसका मेरिट और डिमेरिट है। देखिए, पहले इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व था, तो पैसा कमाते भी थे लोग, क्योंकि एक पिरामिड स्ट्रक्चर होगा, जो टॉप पे होगा वो बहुत अच्छा भी होगा और उसके पास कुछ सोर्सेज भी ज़्यादा होंगे, है ना, और वो पैसा भी ज़्यादा कमाएगा। अब क्या, एक फ्लैट सिस्टम हो गया पैदा। सो जो लोग बॉलीवुड में गा रहे हैं, जो लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में गा रहे हैं, जो अच्छे लेवल पे प्रोफेशनल म्यूज़िक कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेम पैमाने पे खड़े हो गए आके एक इंडिविजुअल आर्टिस्ट के साथ, क्योंकि अब दर्शकों के हाथ में जो है कंट्रोल आ चुका है। अब जो पसंद आएगा वही सुनेंगे लोग। अब ऐसा नहीं रहा कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हो लोग वही सुनेंगे। पहले ऐसा कि जो आप प्रेजेंट कर रहे हो वही लोग सुनेंगे, क्योंकि और कोई माध्यम नहीं है। अब अगर मुझे टेलीविजन में नहीं देखना आर्टिस्ट को, तो मैं अपना पर्सनल जिस आर्टिस्ट को फॉलो करता हूँ उसको सुनूंगा, उसको सपोर्ट करूंगा, उसका म्यूजिक और लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो इसके एडवांटेज भी है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि अब पैसा कमाना मुश्किल हो गया। पहले आपका एक जॉब की तरह ये था, आप प्रोफेशनल हो, आप सोर्सेज ढूंढोगे, आप डॉक्यूमेंट्रीज ढूंढोगे, आप मूवीज ढूंढोगे, दे विल पे यू। अब आपको वो सारा सिस्टम खुद जनरेट करना पड़ता है। तो कुछ म्यूजिशियंस को टफ लगता है, क्योंकि आपका इजी सेटअप होगा, आप लाइव में पैसा कमा सकते हैं, आपका मुश्किल सेटअप होगा, आप लाइव में पैसा नहीं कमा सकते, तो आपको साधन बनाने पड़ते हैं कैसे आप पैसा कमा सकते हैं इस चीज़। और कंपटीशन भी बढ़ गया है। बिल्कुल, कंपटीशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। लोमी जी, अब समय की अवधि हो चली है, तो दर्शकों, देखा आपने, सुना आपने, इतने प्यारे, इतने मधुर इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने हमें सुनाए। लोमी जी, आपने इतने प्यारे वाद्य यंत्र प्ले किए यहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी एक उभरते हुए कलाकार से मिलेंगे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।